ये कहानी है बहू ने फटे पर्दों से बना दिया शादी का मंडप। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है बहन जी, तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझें। भाई साहब, हमें भी हमारी बेटी के लिए आपका बेटा अरविंद अच्छा लगा है। अब कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी जल्दी ही करा देते हैं। हाँ, क्यों नहीं। लेकिन भाई साहब, हम शादी में ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें कुछ नहीं चाहिए बहन जी, हमें बस आपकी होनहार बेटी अंजू चाहिए। अरविंद अपने पिता को बीच में टोकते हुए कहता है। हाँ पापा सही कह रहे हैं, हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक बाइक मिल जाती तो अच्छा होता। और आजकल तो बाइक इतनी सस्ती है कि कोई भी आराम से खरीद सकता है। क्यों, सही कहा ना। विमला थोड़ी हिचकिचाती है। माफ करना बेटा, हम बाइक भी नहीं दे पाएंगे। क्या, आपको इतना अच्छा लड़का मिल रहा है अपनी लड़की के लिए और आप इतना भी नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए बाइक का इंतजाम हो जाएगा। तो ठीक है, अब जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। हाँ चलिए, तो फिर रिश्ता पक्का होने की खुशी में मुंह मीठा करते हैं। इस तरह अंजू का रिश्ता अरविंद से तय हो जाता है और अगले महीने ही शादी की तारीख भी तय हो जाती है। सब लोग अंजू की शादी को लेकर खुश तो थे, लेकिन दूसरी तरफ ही अपनी आर्थिक तंगी के कारण उतने ही ज्यादा निराश भी। सुनिए जी, आपने लड़के वालों को कह तो दिया है कि बाइक दे देंगे, मगर हम कैसे नई बाइक का इंतजाम करेंगे? यहाँ तो शादी के खर्चों के लिए भी पूरे पैसे नहीं हो पा रहे हैं। रिश्ता अच्छा है कविता, इसीलिए मैंने इसे जाने देना सही नहीं समझा। और वैसे भी सिर्फ एक बाइक की ही तो बात है, मैं कहीं से पैसे उधार ले लूंगा और धीरे धीरे करके चुका दूंगा। आप अपनी बहन से कितना प्यार करते हैं शेखर जी? हाँ, मेरी एक ही तो प्यारी बहन है, मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। देखना, मैं भी अंजू की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, इसके बाद भी हम सब अंजू की शादी धूमधाम से करेंगे। तभी वहाँ अंजू और विमला भी आ जाते हैं। अरे क्या बात चल रही है दोनों मियाँ बीबी में? कुछ नहीं माँ, हम बस अंजू की शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा हाँ माँ जी, कुछ ही दिन तो रह गए हैं अंजू की शादी में। अब अंजू भी जल्द ही अपने ससुराल चली जाएगी। हाँ बहू, आपसे बातें कीजिए, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। लगता है अंजू शर्मा गई। हाँ, लड़कियां ऐसे वक्त में शर्मा ही जाती है। और शेखर, तू बता, शादी का सारा इंतजाम हो गया? हाँ माँ, लगभग सब हो गया है, बाकी जो काम बचा है उसे भी पूरा कर लूंगा जल्दी। और शादी का मंडप कौन तैयार करेगा? डेकोरेशन करने वाले ही शादी का मंडप भी तैयार कर देंगे माँ। अच्छा ठीक है, अब आप निश्चिंत हो जाइए माँ जी। बहू निश्चिंत तो मैं अंजू की शादी के बाद ही हो जाऊंगी। अंजू की शादी की तैयारियां होते होते कब दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और आखिरकार अंजू की शादी वाला दिन आ ही जाता है। देखिए ना माँ जी, आज हमारी अंजू कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बहू, आज हमारी अंजू बिल्कुल चांद जितनी सुंदर लग रही है। ये ले अंजू, मैं तुझे अपना ये छोटा सा हार दे रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये क्या कर रही है माँ? अरे इसे आप ही रखिए। गरीबी के कारण मैं तेरे गहने भी नहीं बना पाई, अब कम से कम तू इस हार को पहन तो ले बेटी। अच्छा ठीक है माँ, आप इतना कह रही हैं तो मैं इसे रख ही लेती हूँ। आप दोनों यहीं रुकिए, मैं बाहर देख कर आती हूँ सारी तैयारियां हो गई हैं या नहीं। इसके बाद कविता वहां से चली जाती है और बाहर जाकर देखती है कि अंजू की शादी का मंडप भी अभी तैयार नहीं हुआ है। ये क्या, बारात आने वाली है और यहाँ शादी का मंडप भी तैयार नहीं है? जाकर शेखर से पूछती हूँ। कविता शेखर के पास जाती है। शेखर जी, अभी तक अंजू की शादी का मंडप तैयार क्यों नहीं हुआ? बारात हमारे चौखट पर आती ही होगी। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है कविता। क्या? कैसी मुसीबत शेखर जी? जिन लोगों को मैंने इस काम के लिए रखा था वो धोखा देकर भाग गए, और इस वक्त कोई दूसरा व्यक्ति भी इस काम के लिए नहीं मिल रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो अब अंजू की शादी का मंडप कैसे तैयार होगा? इतने में कविता बारात आने की आवाज सुनती है। लगता है बारात आ गई है शेखर जी, हमें जल्द से जल्द अंजू की शादी का मंडप तैयार करवाना होगा। आप जल्दी से जाकर किसी को ढूंढ कर ले आइए। तुम बारातियों का ध्यान रखो और अच्छे से उनका स्वागत करो, तब तक मैं कुछ करता हूँ। ठीक है शेखर जी। आइए आइए, आप सबका स्वागत है, बैठिए बैठिए। सारी तैयारियां तो हो गई ना बहू रानी,
और आपकी सासू माँ कहाँ है? हाँ, सब तैयारियां हो गई हैं। मैं अभी माँ जी को बुलाकर लाती हूँ। कविता जाती है और अपनी सास को बुलाकर लाती है और साथ ही अपनी सास को पूरी बातें बताती है कि कैसे अंजू की शादी का मंडप अभी तैयार नहीं है और घर में बाराती आ चुके हैं। आप सबको नमस्कार। नमस्कार बहन जी। और हमारी होने वाली बहू अंजू कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाइए और फिर शादी के मंडप में फेरे करके हम उसे अपने घर ले जाते हैं। जी भाई साहब, अंजू तैयार है, बस अभी कुछ ही देर में आ जाएगी। आप जब तक कुछ खा पी लीजिए। हम तो अब बच्चों की शादी पूरी होने के बाद ही कुछ खाएंगे बहन जी। आप बस अपनी बेटी को बुला लीजिए। देखिए हमारा बेटा भी बेसब्री से अपनी होने वाली पत्नी की राह देख रहा है। बस थोड़ी देर और इंतजार करिए, कविता भी कुछ देर बाद ही अंजू को ले आएगी। इतना कहकर विमला कविता के कान में कुछ फुसफुसाती है। बहू जाकर देख शादी का मंडप तैयार हुआ कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो जल्दी से मंडप को तैयार करवा। जी माँ जी, मैं अभी जाकर देख कर आती हूँ। इसके बाद कविता वहां से चली जाती है और उसे वापस आने में बहुत देर हो जाती है। न जाने कविता कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है उसे। अब मैं इन मेहमानों को और ज्यादा देर तक कैसे रोकूं? क्या बात है बहन जी, सब ठीक तो है? मुझे आप कुछ टेंशन में नजर आ रही हैं। अब क्या बताऊं आपको भाई साहब। बताइए क्या बात है? इसके बाद विमला सुनील को सारी बातें बताती है। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है बहन जी। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर आप पहले मुझे ये बात बता देती तो हो सकता था मैं भी आपकी कुछ मदद कर देता, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी है। अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो सारे मेहमानों के सामने आपकी नाक कट जाएगी। ऐसा मत कहिए भाई साहब, बस थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा जरूर कोई रास्ता निकाल लेगा और अपनी बहन की शादी का मंडप तैयार कर देगा। इधर विमला सुनील को समझाने में व्यस्त थी तो दूसरी तरफ कविता अपना दिमाग चला रही थी कि आखिर कैसे वो इस मुश्किल को हल कर सकती है। शेखर जी, क्या कोई मिला आपको जो अंजू की शादी का मंडप तैयार कर दे? नहीं कविता, एंड मौके पर कोई हमारी मदद करने के लिए राजी नहीं होगा, और एक इंसान राजी हुआ भी तो वो कई गुना ज्यादा पैसे मांग रहा था, और इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। अब हमें ही कुछ सोचना पड़ेगा। अरे हाँ, आइडिया, क्यों ना हम ही अंजू की शादी का मंडप तैयार कर दे शेखर जी। ये क्या कह रही हो तुम? हम कैसे तैयार करेंगे? हमारे पास तो इसके लिए सामान भी नहीं है। इसके लिए ज्यादा सामान नहीं लगेगा, बस कुछ कपड़ा और कुछ लकड़ी के डंडों की जरूरत पड़ेगी, और मुझे पता है ये सब कहाँ मिलेगा। कविता जाती है और अपने घर में से कुछ पुराने फटे हुए पर्दे और कोने में रखे हुए डंडे लेकर आती है और झटपट इन्हें अच्छे से बांधकर शादी का मंडप तैयार कर देती है। ये तो बिल्कुल शादी का मंडप लग रहा है कविता। जरा 1 मिनट और रुकिए शेखर जी। ऐसा कहने के बाद कविता अपने हाथ से बनाए हुए शादी के मंडप को फूलों से सजाती है, जिसके बाद ये शादी का मंडप और ज्यादा सुंदर लगने लगता है। हाँ, अब लग रहा है ना ये हमारी अंजू की शादी का मंडप। क्यों, सही कहा ना शेखर जी? तुमने तो कमाल कर दिया कविता, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। इतने में विमला और सुनील के साथ साथ सारे बाराती भी वहां जाते हैं। बहू, मैं और ज्यादा देर तक मेहमानों को नहीं रोक पाई, जल्दी बता मंडप तैयार हुआ या नहीं? वो देखिए माँ जी, शादी का मंडप तैयार है। सब लोग शादी के मंडप को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं। बहन जी, आप तो कह रही थी कि मंडप तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ तो फूलों से सजा हुआ मंडप तैयार है। हाँ बहू, ये कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। इसके बाद शेखर सबको पूरी कहानी सुनाता है, जिसके बाद हर कोई कविता की तारीफ करने लगता है। तूने हमारी इज्जत तो बचा ली बहू, और इतना सुंदर मंडप बना दिया। वैसे तो मानना पड़ेगा बहन जी कि आपकी बेटी बहुत होनहार है। अब ये सब छोड़िए, मैं अंजू को लेकर आती हूँ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, जल्दी कीजिए। देखिए तो हमारे दूल्हे को भी कितनी जल्दी है शादी की। इसके बाद सब लोग हंस पड़ते हैं और धूमधाम से अंजू की शादी उसी मंडप में हो जाती है, जिसे कविता ने अपने हाथों से बनाया था, और अंजू खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो जाती है। तो दोस्तों, देख क्या रहे हो? आप विदा मत होइए, आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में कमेंट जरूर करिए कि आपको ये कैसी लगी कहानी। हे भगवान, ये बारिश हो रही है या आफत? घर में कितनी जगह बर्तन रखूं? मम्मी, मेरा स्कूल बैग भी गीला हो गया, कल स्कूल में टीचर गुस्सा करेगी। ला मुझे दे, मैं सुखा देती हूँ। ये कहते हुए करुणा ने अपने बेटे का स्कूल का बैग लिया
और उसे उसकी किताबें निकालकर कमरे के कोने में रखी चारपाई पर सुखा दिया। तभी उनकी पड़ोसन आई और बोली, अरे मेरी कुर्ती सिली या नहीं? 8 दिन हो गए हैं तुझे दिए हुए। अरे बस 1-2 दिन का समय और दे दो, जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं आपकी कुर्ती सिल दूंगी। अरे तुझ पर भरोसा कर कर के गलती कर दी है, इससे तो टेलर के पास ही दे देती, अभी तक सिल कर तो दे देता। 1-2 दिन और रुक जाओ, वैसे भी मेरी सिलाई मशीन पर पानी टपक रहा है। अरे बारिश के पहले पशु पक्षी भी अपने रहने का इंतजाम कर लेते हैं, तो उन्हें अपनी छत की मरम्मत क्यों नहीं करवाई? बंसी भैया ऐसे कैसे काम के सिलसिले में गए हैं कि अपनी पत्नी और बच्चों की सुध ही नहीं ली है। अपने पति के बारे में बात सुनकर करुणा का मन खराब हो गया। उसने तुरंत कुर्ते का कपड़ा निकालकर अपनी पड़ोसन के हाथ में रख दिया और कहा, मैं तो नहीं सिल पाऊंगी, तुम किसी टेलर से सिलवा लेना। अरे अचानक से क्या हो गया? मैं तो नॉर्मल बात कर रही थी, तुम तो गुस्सा हो गई। लेकिन मुझे भी कोई बात नहीं करनी है, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ये कहते हुए करुणा ने अपनी पड़ोसन को घर से बाहर निकाल दिया, दरवाजा लगा दिया। दरवाजा बंद करते ही वो जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर उसका बेटा वहां आ गया। कुछ नहीं बेटा, जब किस्मत ही खराब हो तो किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। चल रात हो गई है, सोते हैं। ये कहते हुए अपने बेटे को लेकर चारपाई पर वो सो गई। मगर बारिश का पानी जो कमरे से टपक रहा था, उस कारण उसे नींद नहीं आई और वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगी, जब वो शादी करके इस घर में आई थी। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। करुणा कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? ताजी ताजी रसमलाई। आप बिना रोजाना मेरे लिए कुछ न कुछ ले आते हो, मेरी आदत बिगड़ जाएगी। तो बिगड़ने दो ना, मैं हूँ ना तुम्हारी हर बिगड़ी आदत को सुधारने के लिए। ये कहते हुए वो मुस्कुराने लगा। करुणा भी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बंसी की तरफ बढ़ी और उसके कानों में बोली, अब आपको मेरा ही नहीं किसी और का भी ख्याल रखना होगा। कोई है जो हम दोनों का प्यार बांटने के लिए आ रहा है। क्या सच में तुम माँ? हाँ सच में, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई, मेरा दिन बना दिया। अब बंसी करुणा का बहुत ध्यान रखता है, उसे घर के काम भी नहीं करने देता। एक दिन वो कपड़े सुखाने के लिए छत पर जा रही थी, तो बंसी ने उसके हाथ से बाल्टी ले ली और खुद कपड़े सुखाने छत पर पहुंच गया। अरे तुम भी गजब कर रहे हो, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? कहने दो जो कहना है, मैं तो अपनी पत्नी की केयर करूंगा। आज तुम खाना भी मत बनाना, मैं खाना बाजार से लेकर आऊंगा। इतना खर्चा मत करो, अपनी आने वाली संतान के लिए बचा कर रखो। मेरा जो कुछ भी है तुम लोगों का ही तो है, तो तुम लोगों पर खर्च नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? ये कहते हुए बंसी ने सारे कपड़े सुखा दिए और बाजार खाना लेने चला गया। करुणा के दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। कुछ दिनों के बाद उसने अपने बेटे रोमी को जन्म दिया। सब कुछ अच्छा था। करुणा कुछ दिनों के लिए अपने बेटे को लेकर अपने मायके आ गई। अरे वाह ननद बाईसा, तुम तो अच्छी खासी चमक रही हो। कोई तुम्हें देखकर नहीं कह सकता कि अभी डिलीवरी से उठी हो। ससुराल में सास नहीं है तो भी पति ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। हाँ भाभी, सच में बंसी मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। सच में बहुत किस्मत वालों को ऐसा पति मिलता है। तुम बहुत किस्मत वाली हो। बस बस मेरी बहन की किस्मत को नजर मत लगा देना। अब दोनों ननद भाभी बात करती रहोगी या फिर खाना भी खाने को मिलेगा? जब से करुणा आई है तुम दोनों बातें ही कर रही हो। राजेश की बात सुनकर मोहिनी हंसने लगी और वो उठकर लोगों का खाना लगाने लगी। तभी करुणा के पिताजी वहां आए और अपनी नाती को गोद में लेते हुए बोले, अरे वाह, ये तो बिल्कुल राजेश की तरह लगता है, बिल्कुल अपने मामा पर गया है। और नहीं तो क्या, मामा का भांजा है। ये कहते हुए उसने अपने पिता की गोद से रोमी को ले लिया। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते दिन बीत रहे थे। कुछ दिन बाद अब करुणा का वापस ससुराल जाने का वक्त आ गया था। करुणा दी, आपको तो हमारी हालत पता ही है। अरे मोहिनी भाभी, इसमें कमी कहाँ है? सब कुछ तो है। मेरी 5 साड़ी, बंसी के कपड़े, रोमी की चांदी के कड़े, कितना कुछ तो है। नहीं, हमें तो और भी देने की इच्छा थी। खैर, अगली बार जब तुम्हारे भैया का बिजनेस अच्छा होगा तो हम तुम्हें और बिदा देंगे। तभी उसके पिताजी आए और उसके हाथ में कुछ कागज देते हुए बोले, आज यदि माँ होती तो तुझे पता नहीं विदा में क्या क्या देती, मगर मेरे पास तो इस जमीन के अलावा कुछ नहीं है। मैं ये जमीन तेरे नाम कर देता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने जमीन के पेपर अपनी बेटी के हाथ में दिए।
करुणा पेपर लेने के लिए मना कर रही थी, मगर राजेश अपने पिता की बात सुनकर ही गुस्से में बोला। पापा, आपको पता है मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है। मैंने आपसे कल ही बोला था कि हम जमीन बेचकर नया बिजनेस शुरू कर लेंगे, मगर आपने मेरी बात को दरकिनार कर जमीन अपनी बेटी के नाम कर दी। जरूर इसने ही आपसे कहा होगा ऐसा करने के लिए। नहीं भैया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तुम करुणा को दोष मत दो, उसने कुछ भी नहीं कहा। मेरे लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। तुम्हारे लिए घर और दुकान और बेटी के लिए जमीन। तो आप इसे इसका हिस्सा दे रहे हैं तो ठीक है, फिर आज के बाद ये इस घर में नहीं आएगी। ये कहते हुए राजेश ने करुणा से अपना सारा रिश्ता खत्म कर लिया। करुणा रो रही थी, मगर उसके पिताजी ने उसे हाथ में एक चिट्ठी भी दी थी और कहा इसे घर जाकर खोलना। करुणा घर पर आ गई और उसने अपने पिताजी की दी हुई चिट्ठी पढ़ी तो उसे सारी बात समझ में आ गई, मगर भाई भाभी ने हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया। इस बात को 6 साल हो चुके थे। अब रोमी भी 6 साल का था। करुणा पुरानी बातें सोच ही रही थी कि उसके चेहरे पर पानी टपकने लगा। उसने आंखें खोलकर देखा तो बाहर बारिश बहुत तेज थी। बस एक बार बारिश रुक जाए तो छत की कैसे भी मरम्मत करा लूंगी। एक तरफ जहाँ करुणा टूटे फूटे मकान में रह रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसका भाई राजेश शहर में काफी अच्छा बिजनेसमैन बन चुका था। इसका एक बड़ा सा घर था, नौकर चाकर और गाड़ियाँ, सारे ऐश और आराम थे। मोहिनी, कहाँ हो तुम? मुझे कल ही चीन के लिए निकलना है, फैक्ट्री के लिए मशीन आने वाली है। अरे आप और आपके बिजनेस टूर में मैं थक चुकी हूँ। आपकी पैकिंग करते करते कभी तो थोड़ी देर घर में भी रुका करो। अरे मोहिनी, घर में रहूंगा तो कमाई कैसे करूंगा? तुम्हें पता है ना, जब पास में पैसे नहीं होते तो अपने खुद के घर वाले आपकी इज्जत नहीं करते। अरे उस बात को तो अब 6 साल बीत चुके हैं, मगर आप भी अभी तक उस बात को याद कर रहे हैं। अच्छा हुआ ना पिताजी ने करुणा को उसका हिस्सा दे दिया होता। उसकी ही दुआओं का नतीजा था जो आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। बिजनेसमैन तो मुझे बनना था, यदि पिताजी की मदद मिल जाती तो मुझे किसी से लोन नहीं लेना पड़ता। खैर छोड़ो पुरानी बातें, मेरी तैयारी कर दो। ये कहते हुए राजेश अपने बिजनेस टूर पर निकल गया। घर के एक कमरे में बैठे पिताजी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजेश बेटा, मुझे पता नहीं था कि मेरे निर्णय का तुझे इतना बुरा लगेगा। मैं तुम दोनों भाई बहन का गुनहगार हूँ। मेरे कारण तुम दोनों में दूरी आई। वो रो रहे थे, तभी मोहिनी उनके कमरे में खाना लेकर पहुंची। उन्हें रोता देख उनके पैरों के पास बैठकर वो पूछने लगी, पिताजी क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू, कुछ तकलीफ हो रही है क्या? हाथ पैर, सर दर्द? कुछ नहीं बेटा, बस वो दिल में थोड़ी सी हुड़क उठ रही थी। जीवन का क्या भरोसा कब शाम हो जाए। एक बार करुणा से मिलना चाहता हूँ। अपने ससुर के मुंह से करुणा का नाम सुनकर एक बार को तो मोहिनी को बहुत गुस्सा आया। फिर अगले ही पल उसने सोचा करुणा उनकी बेटी है, बुढ़ापे में बच्चों की याद तो आती ही है। कुछ देर सोचने के बाद में वो बोली, पिताजी अभी राजेश कुछ दिनों के लिए चीन जा रहे हैं, तब हम लोग करुणा से मिलने के लिए चल देंगे। मोहिनी बेटा, मुझे तो लगा था कि तुम भी करुणा से मिलने के लिए मना कर दोगी, मगर तुमने मेरी बात मानी, मुझे अच्छा लगा। जैसे ही राजेश चीन के लिए निकला, मोहिनी और उसके ससुर जी करुणा से मिलने के लिए गांव में चले गए। मोहिनी को लग रहा था करुणा ने जमीन बेचकर बहुत अच्छा घर बना लिया होगा और वो ऐश और आराम से रह रही होगी। करुणा का पति तो उसे वैसे ही बहुत पसंद करता था, फिर तो अब करुणा के पास पैसे भी थे, तो करुणा के पति ने तो उसके आगे पीछे घूमने के लिए नौकर की फौज लगा दी होगी ना पिताजी। क्या पता बेटा किसकी किस्मत में क्या लिखा है, मगर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि करुणा खुश नहीं है। अपने भाई का हक लेकर करुणा खुश भी नहीं हो सकती। वो तो मैं केवल आपके पीछे यहाँ आई हूँ, वरना मैं कभी करुणा की कोई खोज खबर नहीं लेती। ये कहते हुए गुस्से में कार से बाहर देखने लगी। उसके ससुर जी आंखें बंद कर करुणा के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो लोग करुणा के गांव में पहुँचे, वहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। यहाँ तो करुणा का घर कौन सा है, पहचान में नहीं आ रहा। बेटा किसी से पूछ लो। पिताजी के कहने पर मोहिनी कार से उतरी और राह चलते राहगीर से करुणा के घर का पता पूछने लगी। मोहिनी की बड़ी सी कार देखकर वो राहगीर आश्चर्य से उसकी ओर देख रहा था। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? अरे आपको नहीं, आपकी बड़ी सी गाड़ी को देख रहा हूँ। सोच रहा हूँ उस करुणा के घर इतनी बड़ी गाड़ी। हाँ पता है मुझे, उसके घर इससे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी ना। तुम हमारी छोटी गाड़ी की हंसी उड़ा रहे हो। बड़ी गाड़ी तो क्या, उसके यहाँ तो टूटी साइकिल भी नहीं है। बरसों बाद कोई उसकी खैर खबर लेने आया है। ये क्या कह रहे हो?
कैसी है करुणा और उसका घर कहाँ पर है? वो गली के कोने पर जो मकान है वही है करुणा का घर। ये कहते हुए राहगीर आगे चला गया। करुणा के पिताजी वहीं खड़े उस सड़क की ओर देख रहे थे जो करुणा के घर की ओर जा रही थी। पूरी सड़क में जगह जगह गड्ढे थे और कीचड़ से सनी हुई थी। क्या हुआ पिताजी, आप क्यों रुक गए? चलिए करुणा के पास चलते हैं ना, आप कार में बैठिए। तुम कार से चलो, मैं पैदल आऊंगा। ये कहकर वो उस सड़क पर पैदल चलने लगे जो पूरी तरह कीचड़ से सनी हुई थी। उनके कपड़े भी कीचड़ से गंदे हो गए। मोहिनी उनकी हालत देखकर परेशान हो गई और वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो रुके नहीं। मोहिनी भी उनके पीछे पीछे करुणा के घर के पास पहुंची तो उसके घर की हालत देखकर सब दंग रह गए। छोटा सा टूटा हुआ मकान, आंगन में भरा हुआ पानी, दरवाजे पर अस्त व्यस्त कपड़ों में खड़ी करुणा को देख मोहिनी की आंखों में भी आंसू आ गए। करुणा भी अपनी भाभी और पिता को देख भावुक हो गई। करुणा, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तुमने अपना घर, ये क्या है? ये झोपड़ी, हर जगह से पानी टपक रहा है। बस कुछ नहीं, वो लगातार बारिश हो रही है इसलिए सब दूर पानी पानी हो रहा है। आप यहाँ बैठिए। ये कहते हुए करुणा ने मोहिनी और अपने पिताजी के लिए कुर्सी लगाई, मगर कुर्सी पर भी पानी टपक रहा था। ये सब क्या है बेटा? इतनी परेशानी में थी तूने मुझे याद भी नहीं किया। और बंसी कहाँ है? कहाँ है वो? ये कहते हुए वो बंसी को ढूंढने लगे, मगर करुणा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा और वो उन लोगों के लिए चाय बनाने चली गई। मगर जब मोहिनी भी उसके पीछे पीछे किचन में गई तो वहाँ की हालत और खराब थी। घर में खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं था। फ्रिज, अलमारी, सब कुछ खाली थे। ये सब देख मोहिनी को दुख तो हुआ, मगर फिर वो गुस्से में बोली, करुणा, जब खुद पर बीतती है ना तब समझ में आता है। वो तो शायद कभी मेरी भी हालत ऐसी ही होती, मगर तुम्हारे भैया ने हमें संभाल लिया। तुम तो अपना हिस्सा लेकर यहाँ आ गई, मगर ये भी नहीं सोचा कि भाई भाभी अपना गुजारा कैसे कर रहे होंगे। एक बार भी नहीं आई। भाभी जी, वो मैं क्या मैं कर रही हो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम इसलिए नहीं आई कि कहीं हम लोग तुमसे मदद ना मांग ले, मगर ईश्वर है ना सबकी मदद करने के लिए। तुमने जो कुछ भी हमारे साथ किया है वो लौट कर तुम्हारे ऊपर ही आया है। देखो तुम्हारी हालत। मोहिनी करुणा को बातें ही सुना रही थी, तभी उनकी निगाह रोमी पर पड़ी। रोमी भी नए मेहमानों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये रोमी है? कितना बड़ा हो गया? जब तुम घर आई थी तब तुम्हारी गोद में ही था ये। हाँ भाभी, ये रोमी है। और रोमी, ये तुम्हारी मामी और ये नाना जी हैं। रोमी की बात सुनकर मोहिनी ने अपने पर्स में से चॉकलेट निकालकर रोमी की ओर बढ़ा दी। रोमी का हाथ मोहिनी के हाथ से छुआ तो मोहिनी जोर से बोली, अरे इसे तो तेज बुखार है। हाँ, कल ये बारिश में भीग गया था, शायद इसी कारण बुखार आ गया होगा। कोई बात नहीं, कल तक ठीक हो जाएगा। अरे तुम कब से इतनी लापरवाह हो गई? बीमार बच्चा खुद से कैसे ठीक हो जाएगा? रोमी की बातें सुन मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए और वो उसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गई। अरे अच्छा हुआ आप इन्हें समय से हॉस्पिटल ले आए। ये तो वीक भी बहुत है। लगता है आपका बच्चा खाने पीने में बहुत नखरे करता है। ये कुछ दवाइयां हैं जिन्हें दोनों टाइम दूध से देना, बुखार उतर जाएगा। और ये कुछ हेल्थ सप्लीमेंट है, प्रोटीन और आयरन की, ताकि इसे ताकत मिले। अरे ऐसे कैसे? मैं करुणा से बात करूंगी कि वो तुम्हारा ख्याल ठीक से क्यों नहीं रखती। वैसे रोमी, एक बात बताओ, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? रोमी की बातें सुन मोहिनी सोच में पड़ जाती है। रह रहकर उसके दिमाग में बंसी का ख्याल आता है। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी कि जो घर में नहीं आया? कई सारे सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे, जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ करुणा के पास था। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए मोहिनी ने रोमी का ट्रीटमेंट करवाया और वो उसे लेकर घर आई तो करुणा और उसके पिताजी आपस में बातें कर रहे थे। करुणा और उन दोनों की आंखों में आंसू थे। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? मुझे कोई बताएगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मोहिनी बेटा, आज तुम्हें सब कुछ सच सच पता चलेगा। बैठो यहाँ पर। ये कहते हुए उन्होंने सामने रखी कुर्सी पर मोहिनी को बैठने का इशारा किया। जैसे ही मोहिनी बैठी, करुणा ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। अब ये क्या है? सालों पहले लिखी हुई पिताजी की चिट्ठी। तो इसका मैं क्या करूं? मुझे पिताजी यहाँ लेकर आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते थे। अब हो गया, हम लोग जा रहे हैं। ये कहते हुए वो खड़ी हुई तो पिताजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोबारा बैठने के लिए कहा। मोहिनी उस चिट्ठी को पढ़ने लगी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। इतना बड़ा सच
आप इतने दिनों से ये सब कुछ झेल रही थी और आपने कुछ बताया भी नहीं। राजेश तो मान चुका है कि उसकी कोई बहन नहीं है। जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। मुझे गलत मत समझना, मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों के लिए किया, मगर अब वक्त आ गया है कि हमें करुणा की मदद करनी होगी। पिताजी, ये भी कोई कहने की बात है? हमारा जो कुछ भी है सब कुछ करुणा का ही तो है। करुणा, तुमने हमें पराया कर दिया, एक भी बार अपनी तकलीफ साझा करने नहीं आई। ये कहते हुए मोहिनी ने उसे गले लगा लिया। करुणा की आंखों में भी आंसू आ गए। करुणा, मगर एक बात तो बताओ, बंसी कहाँ है? तुम लोग इस हाल में हो और बंसी का कोई अता पता नहीं है। भाभी, वो बंसी अब मेरे साथ नहीं रहता, उसने दूसरी शादी कर ली है। ये क्या बोल रही है तू? तो इतनी तकलीफ में थी और एक बार भी लौट कर घर नहीं आई। मैंने एक बार राजेश से बात करने की कोशिश की, मगर उसने मुझे साफ कह दिया कि मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। ये कहते हुए करुणा की आंखों में आंसू थे। उसके पिताजी को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। तुम दोनों भाई बहनों के बीच दूरी मेरे कारण आई, अब मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा। चल, अब तू यहाँ नहीं रहेगी। ये कहते हुए उन्होंने करुणा और रूमी को अपने साथ कार में बिठा लिया। सब लोग वापस शहर में आ गए थे। राजेश भी चीन से लौट आया था। उसने जब सामने करुणा को देखा तो वो नाराज होने लगा। ये करुणा यहाँ पर क्या कर रही है? किसने से घर में आने दिया? मैं 2 दिन के लिए घर से क्या गया, सब अपनी मन मर्जी करने लगे। पिताजी, मोहिनी, कहाँ हो तुम लोग? राजेश की आवाज सुन सब लोग वहाँ आ गए। राजेश बहुत गुस्से में था। मोहिनी उसका हाथ पकड़कर बोली, आप मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ है उसमें करुणा की कोई गलती नहीं थी। मुझे नहीं पता किसकी गलती थी और किसकी नहीं, मगर इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँ उसके पहले ये यहाँ से चली जानी चाहिए। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। करुणा की आंखों में आंसू आ गए। वो जाने लगी तो मोहिनी ने उसे रोक दिया और वो राजेश के पीछे पीछे कमरे में चली गई। उस वक्त राजेश बहुत गुस्से में था। ये क्या तरीका हुआ अपनी बहन से बात करने का? बहन? मेरी कोई बहन नहीं है। जब मैं मुसीबत में था तब उसने क्या किया था तुम्हें याद नहीं? मुझे सब पता है, तभी तो मैं भी अब तक उससे नाराज थी, मगर अब जब मुझे हकीकत पता चल गई तो मैं नहीं चाहती कि तुम उससे नाराज रहो। हकीकत? कैसी हकीकत? क्या बात कर रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हारा बिजनेस लॉस में चल रहा था तब तुम्हारी मदद किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे पापा ने ही की थी। उन्होंने ही तुम्हें अपने दोस्त के जरिए पैसे दिलवाए थे। और रही उस जमीन की बात तो उन्होंने करुणा को कह दिया था कि वो भी तुम्हारे ही नाम थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि तुम बिजनेस में लॉस में आ गए हो तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे, इसलिए उन्होंने वो जमीन के पेपर तुम्हारे सामने करुणा को दे दिए थे ताकि तुम्हारी जरूरत के समय वो तुम्हें वापस कर सके। मैं नहीं मानता कि पापा ने ऐसा कुछ किया। यदि उन्हें वो जमीन मुझे ही देनी थी, उस वक्त उन्होंने करुणा को क्यों दी? और जब आप सब कुछ अच्छा था तो उन्होंने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? पापा तुम्हें बताना चाहते थे मगर उनकी भी मजबूरी थी। कभी तुम्हारे पास समय नहीं होता था तो दूसरी तरफ उन्हें करुणा की सही स्थिति का पता नहीं था। उन्होंने केवल कुछ रिश्तेदारों से सुना था कि करुणा बुरी हालत में है। करुणा बुरी हालत में? क्या हुआ उसे? बंसी का तो अच्छा भला बिजनेस और जमीन जायदाद है। नहीं थी। बंसी अब करुणा के साथ नहीं रहता है। करुणा बहुत बुरी हालत में रह रही थी, हम उसे लेकर यहाँ आ गए हैं। ये कहते हुए मोहिनी ने करुणा की पूरी हालत राजेश को बता दी। राजेश की आंखों में आंसू थे। इतनी बुरी हालत में भी उसने अपने भाई को धोखा नहीं दिया। वो भागते हुए अपनी बहन के पास गया और उसके हाथ पकड़कर बोला, दीदी, आपने तो हमें पराया कर दिया। एक बार आकर अपने दिल का हाल अपने भाई से कहा तो होता। चलो अच्छा है, गलतफहमियां दूर हो गई हैं। ये रहे तुम्हारे जमीन के पेपर, अब मैं घर जा रही हूँ। ये कहते हुए करुणा ने उसे जमीन के पेपर दिए और रोमी को लेकर वो अपने घर जाने लगी। तभी राजेश ने उसे रोक लिया। दीदी, आप कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। ये जमीन जायदाद घर सब कुछ आपका है। बस ऐसे ही तुम लोगों के दिल में मेरे लिए प्यार बना रहे, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। करुणा रोने लगी थी। अब दोनों भाई बहनों के दिल का मैल खत्म हो गया था। राजेश ने अपनी बहन करुणा को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और उसी के गांव में अपनी एक फैक्ट्री शुरू की। उसके घर को नया बना दिया। ये सब देख रोमी बहुत खुश हुआ। रोमी बोल ही रहा था कि तभी तेज बारिश शुरू हुई, मगर अब करुणा अपने नए घर में सुरक्षित थी।
तो दोस्तों देख क्या रहे हो, कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।